लास्ट लेक्चर में हमने समुद्रगुप्त के जीवन का परिचय पढ़ा था। इस लेक्चर में हम समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में पढ़ेंगे। राजधानी में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद समुद्रगुप्त ने अपना अभियान प्रारंभ किया। वह एक महान विजेता था जिसकी दिग्विजय का उद्देश्य प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। प्रयाग प्रशस्ति उसकी विजयों का पूरा विवरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं उसकी विजय को। पहला है आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। आर्यावर्त के विरुद्ध उसके दो युद्ध हुए थे, एक प्रथम एक द्वितीय, और दूसरा जो था वो दक्षिणापथ के राजाओं के विरुद्ध उनके युद्ध थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्यावर्त के राजाओं के विरुद्ध उनका पहला अभियान। अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत के एक छोटा सा युद्ध किया जिसमें उसने 3 शक्तियों को पराजित किया। इसका उल्लेख प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्तियों में मिलता है। ये शक्तियां हैं, सबसे पहले अच्युत, यह नागवंशी राजा था जो अहिच्छत्र में शासन करता था। दूसरा नागसेन, वह नागवंशी राजा था जो पद्मावती जो ग्वालियर जिले में स्थित है उसमें शासन करता था। तीसरी शक्ति है कोतकुलज। तीसरे शासक का नाम नहीं मिलता बल्कि ये कहा गया है कि वह कोत वंश में उत्पन्न हुआ था। जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र में खुशियां मना रहा था उसकी सेना ने उसे बंदी बना लिया था। दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब से कोत नामधारी सिक्के भी मिलते हैं। हो सकता है वह इन्हीं भागों का शासक रहा हो। केपी जायसवाल का विचार है कि इन तीनों राजाओं ने एक सम्मिलित संघ बना लिया था और समुद्रगुप्त ने इस संघ को कौशाम्बी में पराजित किया था, किंतु इस प्रकार की मान्यता के लिए कोई प्रमाण नहीं है। इस युद्ध को आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा गया है। दक्षिणापथ का युद्ध। दक्षिणापथ से हमारा अर्थ उत्तर में विंध्यन पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच का प्रदेश है। सुदूर दक्षिण के तमिल राज्य इसकी परिधि से बाहर थे। महाभारत में विदर्भ तथा कौशल के दक्षिण में स्थित प्रदेश को दक्षिणापथ की संज्ञा दी गई है। प्रशस्ति की 19वीं तथा 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। इन राज्यों को पहले तो समुद्रगुप्त ने जीता किंतु फिर कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उसकी इस नीति को हम धर्म विजयी राजा की नीति कह सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसने भेंट उपहार आदि प्राप्त करके संतुष्ट हो गया हो। ये राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतर का राजा व्याघ्रराज, कोराल का राजा मंडराज, पिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी, कोट्टूर का राजा स्वामीदत्त, एरंडपल का राजा दमन, कांची का राजा विष्णुगोप, अवमुक्त का राजा नीलराज, वेंगी का राजा हस्तिवर्मा, पालक्क का राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र का राजा कुबेर, कुस्थलपुर का राजा धनंजय। इन राज्यों में कौशल से तात्पर्य दक्षिणी कौशल से है। महाकांतर संभवतः उड़ीसा स्थित जयपुर का वन प्रदेश था। कोराल का समीकरण के विषय में अभी मतभेद है। आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। दक्षिणपथ के अभियान से निवृत्त होने के बाद समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध किया जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया है। ऐसा लगता है कि प्रथम युद्ध ने उसने उत्तर भारत के राजाओं को केवल परास्त ही किया था, उनका उन्मूलन नहीं। राजधानी में उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उत्तर के शासकों ने पुनः स्वतंत्र होने की चेष्टा की। अतः दक्षिण की विजय से वापस लौटने के बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें पूर्णतः उखाड़ फेंका। इस नीति को प्रशस्ति में प्रसबोधरण कहा गया है। यह दक्षिण में अपनाई गई ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति की एकदम अलग थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं का विनाश कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। प्रशस्ति की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं का उल्लेख हुआ है। वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा आदि। शासकों में से अनेक के राज्यों की ठीक पहचान नहीं की जा सकती। रुद्रदेव शायद कौशाम्बी का राजा था।
बुलंदशहर से मत्तिल के नाम की एक मुद्रा मिली है, अतः वह इसी भाग का शासक रहा होगा। नागदत्त के राजा की पहचान संदिग्ध है। चंद्रवर्मा पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले का शासक था। वहाँ सुसुनिया पहाड़ी से उसका लेख मिलता है। गणपति नाग तथा नागसेन नागवंशी शासक थे जो क्रमशः मथुरा और पद्मावती में शासन करते थे। अच्युत अहिच्छत्र का राजा था। नंदी तथा बलवर्मा के राज्यों की पहचान नहीं की जा सकती है। आठविक राज्यों की विजय। प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में ही आठविक राज्यों की भी चर्चा हुई है। इसके विषय में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने सभी आठविक राज्यों को अपना सेवक बना लिया, परिचारकीकृत की नीति अपनाई। फ्लीट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच के आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें नियंत्रण में रखना आवश्यक था। लगता है कि जब समुद्रगुप्त दक्षिणी अभियान पर जा रहा था, इन राज्यों ने उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, अतः उसने उन्हें जीतकर पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया। सीमावर्ती राज्यों की विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों की एक लंबी सूची मिलती है जो समुद्रगुप्त की पूर्वी, उत्तरी पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर स्थित थे। सभी प्रकार के करों को देते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उसे प्रणाम करने के लिए उपस्थित होते थे। इस नीति को सर्व कर दान ज्ञानकरण कहा गया है। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 5 हैं। वे सभी राजतंत्र थे। समतट, डवाक, कामरूप, कत्रपुर, नेपाल आदि। समतट से तात्पर्य पूर्वी बंगाल के समुद्र तटवर्ती प्रदेश से है। डवाक की पहचान असम के नौगांव जिले में स्थित डबोक नामक स्थान से की जाती है। कामरूप आधुनिक असम का केंद्रीय भाग था। कृत्रपुर की पहचान जालंधर स्थित करतारपुर से की जाती है। पूर्वी राज्य विशेष रूप बंगाल पर अधिकार हो जाने से समुद्रगुप्त को पूर्वी बंगाल के समृद्ध बंदरगाहों का नियंत्रण मिल गया था। यहाँ का सुप्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जहाँ से मालवाहक जहाज मलय प्रायद्वीप, लंका, चीन तथा पूर्वी द्वीपों को नियमित रूप से जाया करते थे। स्थल मार्गों द्वारा भी यह स्थल बंगाल तथा भारत के अन्य नगरों से जुड़ा हुआ था। अतः कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के इस भाग पर अधिकार ने गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। प्रांतीय राज्यों की दूसरी कोटि में 9 गणराज्य हैं जो पंजाब, मालवा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। ये समुद्रगुप्त के साम्राज्य की पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित थे। इसके नाम इस प्रकार हैं: मालव, अर्जुनायन, योध्यय, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खरपारक्रिक इत्यादि। विदेशी शक्तियाँ। प्रशस्ति की 23वीं-24वीं पंक्तियों में कुछ विदेशी शक्तियों के भी नाम हैं जिनके विषय में बताया गया है। स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करना, कन्याओं के उपहार एवं अपने अपने राज्यों में शासन करने के निमित्त गरुड़ मुद्रा से अंकित राज्याज्ञा के लिए प्रार्थना करना आदि विविध उपायों द्वारा उनकी सेवा किया करती थी। सबसे पहले जो शक्ति है वो है देवपुत्र शाही शाहनुशाही। इससे तात्पर्य कुषाणों से है। कुषाण गुप्तों के समय पश्चिमी पंजाब में निवास करते थे तथा उनका शासक देवपुत्र शाही तथा शाहनुशाही की उपाधियां धारण करता था। समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण नरेश किदार कुषाण था जो पेशावर क्षेत्र का राजा था। पहले वह ससानी नरेश शाहपुर द्वितीय की अधीनता में था, किंतु बाद में समुद्रगुप्त की सहायता पाकर उसने अपने को स्वतंत्र कर दिया था। दूसरा है शक। शक लोग गुप्तों के समय में पश्चिमी मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के शासक थे। समुद्रगुप्त का समकालीन शासक जो था वो रुद्र सिंह तृतीय था। तीसरी विदेशी शक्ति है मुरुंड। स्टेनकोनो ने मतानुसार मुरुंड शब्द चीनी वंग का पर्यायवाची है जिसका अर्थ स्वामी होता है। इस प्रकार शक मुरुंड का तात्पर्य शक शासक से है, परंतु यह सही नहीं लगता है। पूर्वी भारत में मुरुंडा का शक्तिशाली राज्य था। चीनी स्रोतों में उन्हें मेउलुन कहा गया है। उनके अनुसार मुरुंड राज्य विशाल नदी के मुहाने से 7000 ली की दूरी पर स्थित था। इस स्थान से तात्पर्य कन्नौज से हो सकता है। सिंहल।
इससे तात्पर्य लंका द्वीप से है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत बंडल भेजा था। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनाया था। अपनी विजयों से निवृत्त होने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ के अनुष्ठान प्रसिद्धि में लिखे जाने के बाद हुआ, इसी कारण उसमें इसका उल्लेख नहीं मिलता। स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में समुद्रगुप्त को चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध को करने वाला कहा गया है। गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के प्रमाण हैं। इसके मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए अश्व की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर मुद्रा लेख अश्वमेध पराक्रम में उत्कीर्ण मिलता है। धन्यवाद।